हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर। आज हम आप लोगों के समक्ष फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज जनरल स्टडीज की लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको बेहतर प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में सारे आयोगों ने अपने प्रश्नों के स्तर को चेंज कर दिया है। तो हम नए पैटर्न पे जिस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन्हीं पैटर्न पे आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, भले एग्जाम नहीं है इस समय, पर कोई बात नहीं है। अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए ताकि जब भी एग्जाम आए तो आपको सफलता हासिल हो। ठीक है, आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। WPI की गणना में सेवाओं की लागत शामिल नहीं है, जबकि CPI में है। जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, WPI में सेवाओं की लागत शामिल नहीं होती है, CPI में होती है। इसमें भोजन, दूरसंचार, परिवहन, चिकित्सा देखभाल सबकी लागत शामिल होती है, तो इसलिए पहला वाला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि CPI और WPI दोनों को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, CPI को तो किया जाता है, ये तो सही है। WPI को नहीं किया जाता, ये गलत है। WPI को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए दूसरा गलत है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, कौन सा कथन सही है यही पूछा जा रहा है, तो आपका पहला सही है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में लैंगिक उत्पीड़न से बालकों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि पॉस्को अधिनियम 2012 लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील चित्रण पोर्नोग्राफी के अपराधों से बालकों को संरक्षण प्रदान करता है। जी बिल्कुल, ये सही है। ये 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील चित्रण पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये सही है। लैंगिक अपराध की रिपोर्टिंग अपराध होने के 6 माह के भीतर की जा सकती है। जी ये गलत है, क्योंकि इसमें कोई समय की पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एक सही है। दूसरे में क्या है, समय की पाबंदी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से ही कई साम्राज्यों का शक्ति केंद्र रहा था। हालांकि हर्ष के शासन काल में के दौरान इसका पतन आरंभ हो गया था। इसके पतन के लिए उत्तरदायी संभावित कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, हर्ष का जो शासन काल था वो 606 से 647 ईस्वी था। 606 से 647 ईस्वी तक था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपसे कि क्या कारण रहा है पाटलिपुत्र का पतन का। चलिए देखते हैं। धन की आपूर्ति में कमी आना, जी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि धन की आपूर्ति में कमी आई थी, व्यापार में गिरावट आई थी। इसी वजह से पाटलिपुत्र नगर ने अपना अस्तित्व खो दिया था, क्योंकि इसमें सिक्कों की ढलाई नहीं हो पा रही थी। ठीक है, और अधिकारी भी भूमि अनुदान के माध्यम से भुगतान नहीं कर पा रहे थे सही से। चलिए, रणनीतिक रूप से स्थापित कन्नौज नगर का उदय हुआ, जी ये भी सही है, क्योंकि जब पाटलिपुत्र का पतन होता है तभी आपके कन्नौज का उदय होता है। ठीक है, चलिए बार बार सूखा पड़ना, जी नहीं, ये नहीं हुआ था। पाटलिपुत्र के पतन का कारण सूखा नहीं था। ठीक है, तो आपका पहला और दूसरा सही है, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में सर्वस्तिवादी संप्रदाय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ये मित्रों आपका वैष्णववाद, शक्तिवाद, जैन धर्म या बौद्ध धर्म, तो इसका संबंध आपके बौद्ध धर्म से है। ठीक है, इसमें जिस सॉरी हाँ, सर्वस्तिवादी संप्रदाय जो था ये बौद्ध धर्म के आरंभिक संप्रदायों में से एक था, जिसका प्रभाव मथुरा और कश्मीर के क्षेत्र में प्रमुखता से था। इसमें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के सभी धर्मों के अस्तित्व को धारण किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कितनों का भारत में
भारत के संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, यही पूछ रहा है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, जी बिल्कुल, ये तो सही है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना, जी बिल्कुल, यह भी सही है। व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, बिल्कुल। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ावा देना, इसलिए व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, यह भी आपका सही है। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, जी नहीं, ये चौथा वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि चौथा वाला आपके उद्देशिका में नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, 51A-D में है। ठीक है। तो इसलिए आपका पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस जो कि 1927 में हुआ था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। इसका प्रथम अधिवेशन सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था, जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि सरोजिनी नायडू ने चौथा वाला अधिवेशन में शामिल हुई थी 1930 में। 1930 में बॉम्बे में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। तो पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पहला किया था आपकी बड़ौदा की महारानी चिमनाबाई साहब गायकवाड़ ने, जो कि 5 से 8 जनवरी 1927 तक पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में किया था। ठीक है। चलिए, तो पहला वाला आपका गलत हो गया। इसने निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की वकालत की थी, तो नहीं, ये भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार व दायित्व, किसी भी नागरिक के लिए रोजगार या व्यापार के संबंध में कोई निर्योग्यता नहीं, वयस्क मताधिकार, महिलाओं को पुरुषों के साथ समान शर्तों पर चुनाव लड़ने का अधिकार था। न तो महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की और न ही नाम निर्देशन या को ऑप्शन की बात की गई थी, तो इसलिए आपका ये दूसरा वाला भी गलत है। इसने एक अखिल भारतीय महिला शिक्षा कोष की स्थापना की थी, जी बिल्कुल। इन्होंने न केवल प्रचार बल्कि सम्मेलन के आदर्शों के आधार पर संस्थानों की भी शुरुआत की थी। अखिल भारतीय महिला शिक्षा कोष की स्थापना भी हुआ था। ये दूसरे सम्मेलन में हुआ था, वर्ष 1928 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि इसमें ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, देखिए यहाँ पे अगर पहला पूछा जाता कि पहले के अनुसार, तब तो तीसरा गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस में हुआ था ऐसा पूछा जा रहा है, तो इसमें तीसरा वाला हुआ था, बस ये दूसरे वाले सम्मेलन में हुआ था, तो इसलिए आपका यहाँ पे पहला और तीसरा सही है। ठीक है। यहाँ पे आपका पहला वाला, सॉरी, पहला तो गलत ही है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, केवल तीसरा सही है, अर्थात केवल तीसरा सही है, तो केवल 3 कर दीजिए। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन, चलिए ठीक, करेक्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अक्सर सुर्खियों में रहने वाला ग्रीन पद बॉन्ड्स क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सामान्य बॉन्ड्स एक प्रकार का ऋण लिखित डेट इंस्ट्रूमेंट जिसकी प्राप्तियों का उपयोग अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए किया जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है। तो पहला वाला सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसे केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी किया जाता है, जी गलत है, क्योंकि एक स्वैच्छिक बॉन्ड्स है, इसे दोनों के द्वारा, सार्वजनिक और पब्लिक दोनों के द्वारा जारी किया जा सकता है, तो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है सही उत्तर कौन सा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक गर्भवती महिला अपराधी उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसे दी गई सजा के विरुद्ध राष्ट्रपति के पास अपील करती है, राष्ट्रपति के द्वारा उसे मूल रूप से दी गई सजा को कम कर दिया जाता है, तो बताइएगा कि उपर्युक्त मामला राष्ट्रपति की किस क्षमादान शक्ति का उदाहरण है। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में है। ठीक है। आर्टिकल 72 के तहत है। क्षमा क्या है, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को सभी दंड, दंडादेश और निरहरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है, तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सजा कम करने की बात की जा रही है। आपसे लघुकरण की बात किया जा रहा है, तो दंड के स्वरूप को बदलकर कम किया जाता है, जैसे मृत्यु दंड को लघुकरण कर कठोर कारावास में बदलना, जिसे साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा। अगर विराम को देखें
तो यह क्या है? किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे कि शारीरिक अपंगता अथवा महिला को गर्भावस्था की अवधि के कारण। तो अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें विराम होगा। प्रविलंबन क्या होता है? प्रविलंबन होता है कि किसी दंड, विशेषकर मृत्यु पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य होता है कि दोषी व्यक्ति की क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना, उसे प्रविलंबन कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं मित्रों। एक मोटा ऊनी कंबल उसी मोटाई में जोड़े गए दो पतले ऊनी कंबलों की तुलना में कम गर्म होता है। तो इसका कारण क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, दो पतली चादरें घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न करती हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दो कंबल एक कंबल की तुलना में अधिक सतही क्षेत्र प्रदान करते हैं? जी बिल्कुल, ये भी बात नहीं है। दो कंबलों के मध्य फंसी हुई वायु उष्मा की कुचालक होती है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, यही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि दोनों कंबलों के बीच में उनके रेशों के बीच में वायु फंस जाती है और वह आपके शरीर की उष्मा को बाहर के ठंडे परिवेश की ओर जाने से रोकती है। इसलिए ये दो कंबल ज्यादा गर्म होते हैं, ये आपको ज्यादा गर्मी प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कितनी स्थितियां लवणीय मृदाओं के विकास को बढ़ावा देती हैं? आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है। क्षेत्र में समुद्री जल का प्रवेश, कृषि भूमि पर अत्यधिक सिंचाई, मृदा में जिप्सम मिलाना, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा उत्तर आपका सही है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, लवणीय मृदाओं के विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तो डेल्टा क्षेत्र में समुद्री जल का प्रवेश, जी बिल्कुल ये सही है आपका। जैसे आपके पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार है। ठीक है, कृषि भूमि पर अत्यधिक सिंचाई, जी बिल्कुल, अत्यधिक सिंचाई करने से भी आपकी मृदा लवणीय हो जाती है, ये भी सही है। मृदा में जिप्सम मिलाना, जी नहीं। इस प्रकार के क्षेत्र जैसे कि विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा है, यहाँ की मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए यहाँ पे जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। तो जिप्सम मिला देने से वहाँ की मृदाओं में वहाँ की लवणता समाप्त हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका नहीं होगा, मतलब सॉरी, तीसरा वाला आपका गलत होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा? जिसमें पहला और दूसरा आपका सही है। ठीक है, पहला और दूसरा, और चलिए पहला और दूसरा आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए मित्रों अगला देखते हैं। पूर्वी जेट धारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। ठीक है, यह गर्मी के महीनों में 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होता है? जी बिल्कुल, यह सही है आपका, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्वी जेट धारा, जिसे हम उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहते हैं, यह पश्चिमी जेट धारा के इस क्षेत्र से हटने के बाद गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है, तो इसलिए सही है। इसके कारण भारत में मानसून प्रस्फोट होता है? जी बिल्कुल, ये भी सही है। ठीक है, पूर्वी जेट धारा को भारत में मानसून के प्रस्फोट का जिम्मेदार माना जाता है, इसलिए ये आपका सही है। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से आपका कौन सा सही हुआ? ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से विचार करना है कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपातकाल और मार्शल लॉ। ठीक है, इसमें से हमसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से किन विशेष परिस्थितियों में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें से कौन सा सही है? तो देखिएगा मित्रों, इसमें क्या है कि राष्ट्र मूल अधिकारों पर राष्ट्रपति शासन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मूल अधिकारों पर राष्ट्रपति शासन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल और मार्शल लॉ पे प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो आर्टिकल 19 स्वतः, आर्टिकल 19 के तहत मूल अधिकार आपका स्वतः निलंबित हो जाता है, जबकि यह निलंबन आपातकाल के अंत तक जारी रहता है। और आर्टिकल 34 जो है मित्रों, ये आपका मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू होता है। ठीक है,
तो चलिए इस हिसाब से आपका दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही होगा, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। शेरशाह सूरी के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। जी बिल्कुल दिया जाता है, क्योंकि उसने संचार के साधनों में अत्यधिक सुधार किया था। इसने बंगाल से पंजाब तक जाने वाले प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया और वृक्ष लगवाए और सड़कों के किनारे विश्राम स्थल भी बनवाया था। उसने संपूर्ण प्रजा के साथ समान व्यवहार किया, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हों। जी बिल्कुल, यह आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि शेरशाह सूरी एक ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि भारत हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की भूमि है, और उसने जहां तक संभव हो सका दोनों के मध्य सामंजस्य का पूरा प्रयास किया था। इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। मानव विकास सूचकांक एसडीआई निम्नलिखित में से कितने आयामों को सम्मिलित करता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, कुल प्रजनन दर, विद्यालयी शिक्षा के औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। मित्रों, मानव विकास सूचकांक एसडीआई जो है आपके अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निर्मित किया था। ये आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने आयामों को सम्मिलित करता है। तो ये देखिएगा कि आपके जन्म के समय जीवन प्रत्याशा बिल्कुल सम्मिलित है, कुल प्रजनन दर ये नहीं सम्मिलित है, विद्यालयी शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष ये बिल्कुल सम्मिलित है। आपसे कह रहा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जी बिल्कुल यह भी है। तो इसलिए आपका पहला तीसरा और चौथा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रॉयल इंडियन नेवी आरआईएन विद्रोह का समर्थन किया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा मित्रों, पहला गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पे जो गांधी जी की अगर बात करेंगे तो गांधी की पत्रिका हरिजन में इस बात का जिक्र है कि उन्होंने रॉयल इंडियन नेवी भारत की स्वतंत्रता के लिए विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो गया। ठीक, वल्लभ भाई पटेल ने भी विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, इसलिए इन्होंने भी समर्थन नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी मुस्लिम विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी, इसलिए आपका तीसरा भी गलत हो गया। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से किसी ने भी रॉयल इंडियन नेवी का समर्थन नहीं किया था। ठीक है मित्रों, तो आज इतना ही मित्रों, बाकी हमारी आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए। जो लोग हमारे चैनल पे अभी पहली बार विजिट किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। और हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्नों का लेवल पसंद आ रहा होगा, और ये कदापि मत सोचिएगा कि आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं या फिर प्रश्न आपके लेवल से हटके हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स इन्हीं पैटर्नों पे होने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू मिलेंगे। इसलिए हमारा प्रयास है कि आप प्लीज अपना समय दीजिए, डेली पढ़ाई करिए, डेली हमसे जुड़िए, ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम में बेहतर फायदा हो और आप सफल हो। ओके, थैंक यू।